देशवासियों को जय हिंद। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर का समय जो है चुनावी समय है और इस समय बिहार में चुनावी प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है। और इस चुनाव को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच इस निर्वाचन आयोग से लेकर के पूरी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसमें जो भी दोस्तों इसमें नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिनका कि अभी जो है वर्तमान में इन सारे चीजों को लेकर के ट्रेनिंग चल रहा होगा। किसी का PO1 होगा, किसी का PO2 होगा या किसी को RO लिखा होगा। इन सारे चीजों का ट्रेनिंग चल रहा होगा, तो उन सभी शिक्षकों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग इस निर्वाचन आयोग के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करें, इसे हम लोग इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। और भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, यानी देश की आजादी के बाद भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को क्या करते हैं तो मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हम बात करें शुरुआती समय में ये जो निर्वाचन आयोग हुआ करता था यह एक केवल सदस्य बन के रहता था, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी आया। ध्यान से समझिएगा, 61वां संविधान संशोधन जब 1988 आया तारकोंडे समिति, तो इस तारकोंडे समिति में यह कहा गया कि निर्वाचन आयोग जो है इसे त्रिस्तरीय बनाया जाए, यानी इसको 3 भागों में बांट दिया गया निर्वाचन आयोग को। और त्रिस्तरीय में इसमें जो था एक मुख्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया और इसमें अन्य 2 निर्वाचन आयोग होते हैं। ठीक है, यानी इसे आप लोग देखिए कहीं कहीं पर आप लोग आयुक्त देखेंगे लिखा हुआ, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी रहता है। तो आयोग भी लिख सकते हैं, आयुक्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 जो तारकोंडे समिति था इस निर्वाचन आयोग को क्या कर दिया, त्रिस्तरीय कर दिया। अब आप लोग आगे समझिएगा, देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग जो है इसको जो है नियुक्त कैसे होता है, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे क्या करता है तो नियुक्त कर देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर देते हैं तो तब जाके आप इसे पद से आसानी से नहीं हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा तो महाभियोग की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के संविधान में यह निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद में जिसे एक बार नियुक्त कर दिया जाता है उसे पद से आप आसानी से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो अन्य 2 निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसे मुख्य निर्वाचन आयोग जो है ये राष्ट्रपति से क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो राष्ट्रपति अन्य 2 निर्वाचन आयोग को इसे पद से आसानी से हटा सकते हैं। इसे हटाने के लिए महाभियोग लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल महाभियोग किनके ऊपर लगता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने के लिए। तो आइए आप लोग आगे बढ़िए, समझिए यहाँ से। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 2 में से जिसे जल्दी पूरा हो जाएगा जो पहले उसी से वो क्या हो जाएगा पद से हट जाएगा। यानी 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया पद से हट जाएगा, या 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था उसका उम्र 65 साल हो गया तो वो पद से क्या हो जाएगा तो हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आपको 61वें संविधान संशोधन की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए इस 61वें संविधान संशोधन जब 1988 आया तो इसमें संविधान का अनुच्छेद 326 को संशोधन कर दिया गया, जिसमें पहले मतदान की आयु जो 21 वर्ष था इसे घटा करके कितना कर दिया गया 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो अब कोई भी वयस्क जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो वो अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि बताइए 1988 के समय किसकी सरकार थी तो आप लोग याद रखिएगा इस समय सरकार राजीव गांधी का था, जिसके समय यह बदलाव संविधान में किया गया था। तो एक प्रश्न और आप लोगों से है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग यानी आयुक्त किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था तो वो था सुकुमार सेन। याद रखिएगा प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था तो सुकुमार सेन। और
आप लोग अभी बताइए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, और वो 26वें नंबर का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, क्या नाम है? तो ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अभी के समय, और 25वें नंबर पर था राजीव कुमार। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं निर्वाचन आयोग जो है ये किनका किनका चुनाव करवाते हैं, इसके बारे में जानिए। निर्वाचन आयोग जो होते हैं ये एमपी का चुनाव करवाते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के सदस्य होते हैं उनका चुनाव करवाते हैं। तो संसद का 2 सदस्य होता है, एक लोकसभा में और राज्यसभा में। तो दोनों सदन का जब चुनाव होगा तो वो कौन करेगा? तो ये आपका निर्वाचन आयोग करेगा। उसी तरीके से यह आपका क्या हो गया, केंद्र में, यानी संसद के सदस्यों का क्या कराएगा? संसद के सदस्य का भी क्या कराएगा? तो चुनाव कराएगा। एमएलए और एमएलसी, सॉरी एमएलसी लिखिएगा। ठीक है, एमएलए होगा और दूसरा एमएलसी होगा। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये आपका हो जाता है किसमें? तो विधानसभा में। और इसकी बात करें एमएलसी, ये किसमें होता है? तो ये होता है विधान परिषद में हो जाता है। तो इन दोनों का जो चुनाव करवाता है वो निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, और तीसरा बात करें कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इसका भी चुनाव किसके हाथों में होता है? तो निर्वाचन आयोग के हाथों की ये जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करा सकता है? तो एमपी का, यानी संसद के सदस्य का भी चुनाव यही करवाते हैं। और दूसरा, राज्य में जो विधानसभा चुनाव होगा, जो कि बिहार में इस वर्ष होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, वो एमएलए का होगा या एमएलसी, जो भी हो, ये सभी किसके हाथ में होगा? तो निर्वाचन आयोग का है। हालांकि ये चुनाव विधानसभा का है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अभी आप लोग तत्काल देखे होंगे कि राष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या किया? पद से इस्तीफा दिया। तो उनके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया गया। आइए तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि ये जो होते हैं निर्वाचन आयोग, ये देखिए इतनी सारी जिम्मेदारियों लेकर के चुनाव का काम करवाते हैं, परंतु ये अकेले इस काम को नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये क्या करता है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला है तो उस राज्य के प्रत्येक जिलों का जो डीएम होता है उसको वो जिम्मेदारी सौंप देता है। यानी राज्य में चुनाव का दायित्व किसको दे देता है? तो राज्य में दे देता है किसको? तो डीएम को। ध्यान से यहाँ से समझिएगा आप लोग। जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है तो बिहार में चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें जितने सारे जिले हैं सभी जिले के डीएम को क्या करेगा? तो इनको दायित्व दे देगा निर्वाचन आयोग कि आपको जो है इस जिले में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। तो अब देखिए इसकी जिम्मेदारी जैसे डीएम के पास आती है तो अब डीएम क्या करेंगे? तो डीएम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो डीएम इसको क्या करेंगे? तो रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखिएगा, डीएम किसको जो है यहां बुलाएगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर को देगा। तो अब रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है और इसका ट्रेनिंग सीधे डीएम के अंदर में होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक सख्त हो जाती है। तो डीएम को देखिए एक जिला का क्षेत्र मिला। आइए हम आपको इसको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं, आप लोग बहुत आसान से समझ जाइएगा। मान लिया जाए, देखिए ये आपका एक जिला हो गया। ठीक है, ये जिला हो गया और इस जिले में जो है डीएम की पूरी जिम्मेदारी दे दिया। अब डीएम तो अकेले इतने बड़े जिलों में चुनाव तो करवा नहीं सकता है, तो अब डीएम भी क्या करेगा? तो इसको कई सारे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, 4 या 5 टुकड़ों में क्या करेगा? तो बांट देगा। मान लीजिए कि इस डीएम ने इसको 4 टुकड़ों में इस जिला को तोड़ दिया चुनाव कराने के लिए। तो अब इस डीएम के द्वारा क्या किया जाएगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर को रखा जाएगा। तो प्रत्येक क्षेत्र जो बना इसका रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरओ कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी किनको दे देगा डीएम? तो ये दे देगा रिटर्निंग ऑफिसर को। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? तो
इतने बड़े क्षेत्र का तो अकेले करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, प्रेडाइजिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, प्रेडाइजिंग ऑफिसर जो होते हैं इसको कभी कभी आप लोग देखे होंगे PO1 भी लिखा होता है। तो प्रेडाइजिंग ऑफिसर जो होते हैं इनके द्वारा इसको ये सौंपा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तो ये प्रेडाइजिंग ऑफिसर को इसको क्या कर देता है, सौंपता है। लेकिन इसको सौंपने से पहले ये क्या करेगा, जो क्षेत्र इनको मिला है आरओ को, आरओ भी इसको कई टुकड़ों में क्या करेगा, तो बांट देगा। तो मान लीजिए हम इसको 2 ही टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो आरओ ने इस टुकड़े को इसमें बांट दिया और इसको दे दिया किसको, तो पीओ को दे दिया। तो याद रखिएगा इस पीओ का मतलब हम क्या लिखे हैं, तो प्रेडाइजिंग ऑफिसर है ये। ठीक है, DISITING है। ठीक है, प्रेडाइजिंग ऑफिसर को ये क्या कर दिया, तो सौंप दिया। रिटर्निंग ऑफिसर प्रेडाइजिंग ऑफिसर को इस क्षेत्र को तोड़ करके बांट दिया। तो प्रत्येक में अब क्या हो गया, पीओ यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये पीओ हर एक क्षेत्र में ये बांटा चला गया। तो इस तरीके से इसको क्या किया, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखिए ये जो आपका पीओ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडाइजिंग ऑफिसर। अब प्रेडाइजिंग ऑफिसर क्या करेगा, तो ये एक बूथ का मालिक हो जाता है। ठीक है, यानी एक बूथ का ये क्या हो जाएगा, तो इंचार्ज हो जाएगा। ये बूथ का क्या हो जाएगा, तो इंचार्ज ले लेगा ये पूरी तरीके से। और एक बूथ का जैसे ये इंचार्ज बना तो इसी के अंदर रह करके पोलिंग ऑफिसर काम करेगा, जिसको कि हम लोग पीओ बोलते हैं। देखिए यहाँ भी पीओ है, यहाँ भी पीओ है, इसीलिए इसको PO1 इसको PO2 बोलता है। ठीक है, तो जिन शिक्षकों का अब ट्रेनिंग आया होगा तो मैसेज, तो उस मैसेज में आप लोग देखिएगा किसी का PO1 लिखा होगा, किसी का PO2 लिखा होगा, इस तरीके से वहां पर आया होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक को प्रेडाइजिंग ऑफिसर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो प्रेडाइजिंग ऑफिसर के अंदर कौन कौन करता है, तो पोलिंग ऑफिसर। अब पोलिंग ऑफिसर की संख्या याद रखिएगा, इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है, कम से कम कितना, तो 3। देखिए जो पीओ होता है इसमें 3, सबका अलग अलग काम होता है। पहला देखिए जैसे PO1 हो गया, इसमें मान है तो ये पहला काम क्या करेगा, तो आईडी को मिलाता है। जो व्यक्ति वोट गिराने आता है तो वो अपने साथ प्रूफ लेकर के आता है। जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, उस आधार कार्ड से उस व्यक्ति का क्या करेगा, चेहरा मिलाएगा। पहला आदमी आईडी को मिलाया, दूसरा आदमी क्या करेगा, तो इसका आईडी नंबर को नोट करेगा। ठीक है, इस आईडी नंबर को नोट करेगा और उसके हाथ के अंगूठे पर क्या करेगा, तो मार्क कर देगा, निशान लगा देगा। और तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पर पीओ के रूप में बैठा होगा ये क्या करेगा, तो कंट्रोल वाले ये मशीन को क्या करेगा, कंट्रोल मशीन जो होता है इस मशीन पर क्या करेगा, तो लाइन देने का काम करता है। तो जैसे हम आपको दिखा दें कंट्रोल मशीन कैसा होता है, आप लोग भी जान लीजिएगा। तो देख लीजिए यही जो होता है ये ऊपर वाला आप लोग देख रहे होंगे, इसमें इसको हम लोग कंट्रोल मशीन बोलते हैं। ठीक है, इस मशीन में तीसरा पीओ क्या करेंगे, तो इसमें आकर के लाइन दे देता है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ मशीन में लाइन आएगा तो आप लोग बैलेट यूनिट पर बटन दाब के अपना वोट डालेंगे। आइए इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद क्या करेगा, तो पोलिंग ऑफिसर होता है और इसी समय पोलिंग एजेंट भी बैठता है जिसे हम लोग PA बोलते हैं। ठीक है, ये PA जो होता है जो चुनाव में खड़े हुए व्यक्ति है उसका ये नजदीकी आदमी होता है जो कि 2 या 3 संख्या में बैठ जाता है। और इसकी नियुक्ति कभी कभी पूछेगा कि जो PA होगा पोलिंग एजेंट जो बनेगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसका पोलिंग ऑफिसर नहीं करता है। तो याद रखिएगा पोलिंग एजेंट जो बनता है वो सीधे प्रेडाइजिंग ऑफिसर के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बैठ जाते हैं यहाँ पर और ये वोट गिराने वाले व्यक्ति की क्या करता है, तो सहायता कर देता है। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। जिला में डीएम को देगा, डीएम इसको कई टुकड़ों में बांट के रिटर्निंग ऑफिसर को देगा, रिटर्निंग ऑफिसर फिर इसको तोड़ करके प्रेडाइजिंग ऑफिसर को देगा और ये एक बूथ का इंचार्ज हो जाता है और इसी के अंदर काम करता है पोलिंग ऑफिसर। इसकी संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए क्योंकि इसमें एक आईडी को मिलाएगा, दूसरा आईडी नंबर नोट करेगा और तीसरा मशीन को क्या करता है, तो लाइन देता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए और यही चीजें हम यहाँ पर
आपको लिख के दिए हैं कि जिला का मालिक डीएम हो जाएगा, यहाँ पर पूरे चुनाव में लेगा। आरओ जो होता है छोटे से क्षेत्र का हो जाएगा। PO1 जो हो जाएगा छोटे खंड का क्या हो जाएगा, इंचार्ज हो जाएगा। और PO2 जो होगा ये PO यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अधीन ये क्या करता है, तो काम कर लेता है। तो इतना चीज होने के बाद जैसे चुनाव समाप्त होती है तो अब क्या होगा कि यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरी तरीके से यहाँ से मशीन को समेट करके और सील पैक करके इसको कहां ले जाएगा, तो इसे सीधे ले जाएगा डीएम के पास। और वहां पर एक बड़ा सा ऑफिस होगा जहां पर इसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। और उस रूम को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। याद रखिएगा, पूरी तरीके से सेल करके इसको क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर के डीएम की सीधे निगरानी में इसको रखी जाती है। और इसको सीधे किस दिन ओपन किया जाता है, तो इसको ओपन करता है किस दिन, जिस दिन मतगणना होता है। तो ठीक है, तो आप लोग यहां तक अच्छी तरीके से समझ गए। थोड़ा सा अब इसकी भी जानकारी आप लोग ले लीजिए। जिस समय चुनाव चलता है उस समय निगरानी करने की जिम्मेदारी पुलिस की भी होती है और पैरामिलिट्री का भी। ठीक है, तो उस टाइम ये दोनों तैनात होते हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री में आप सभी को पता होगा CISF होता है, CRPF और कौन सा होते हैं, तो BMP इसमें शामिल होता है। और याद रखिएगा, इन सब के ऊपर जो काम करता है वो काम करता है कौन, तो पेट्रोलिंग ऑफिसर। और पेट्रोलिंग ऑफिसर का काम क्या है कि ये 2-4 बूथों पर जा करके घूर फिर करके वहां का सारा जायजा ये हमेशा लेते रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनको भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार इनको समझ लेते हैं इस मशीन के बारे में पूरी तरीके से। तो देखिए, जब भी आप लोग कोई नए व्यक्ति होंगे जो कि वोट गिराने जाएंगे तो इस मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए, इस पूरे मशीन को हम लोग, पूरे सिस्टम को हम लोग ईवीएम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन का पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो 1982 ईस्वी में केरल के विधानसभा में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था। और दूसरी बार जब इस मशीन तकनीकी को आगे बढ़ाया गया तो 1998 में फिर दोबारा राजस्थान के विधानसभा में देखा गया। और समय के साथ साथ इन मशीनों को अपडेट करते गया, इनको सुधार करते गया। और 2004 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, इनको जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। तो ये जो आप लोग मशीन देख रहे हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, PO3। ठीक है, अभी जो हमने पीछे बताया आपको, यहां से लाइन देगा तो तब इस मशीन के जरिए इसमें आ जाएगा लाइन। इसको हम लोग बैलेट यूनिट के नाम से जानते हैं। और इस बैलेट यूनिट में प्रत्येक व्यक्ति का नाम आपको इस जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इसके सामने उस व्यक्ति का क्या चुनाव चिन्ह है वो भी आपको नजर आएगा। और जैसे आप लोग इसमें बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर बॉक्स बना हुआ यहाँ पर दिखेगा। और याद रखिएगा, इस बॉक्स में उसका चित्र जो है, जो भी यहाँ पर उसका चुनाव चिन्ह आप लोगों को यहाँ पर जिसके सामने आपने दबाया तो उसका चुनाव चिन्ह इस जगह पर उगेगा। और इस मशीन को हम लोग वीपैट मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीपैट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो वीपैट मशीन में जैसे इसको आप दाबिएगा तो इसका यहाँ पर जो है आप लोगों का चित्र बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको जिस रूम के अंदर वोट गिराने जाएंगे वहां आपको केवल यही 2 मशीन दिखेगा। ये मशीन आपको बाहर से PO3 इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे आप वोट डाल के निकलेंगे तो तुरंत इसको ऑफ कर देगा। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये PO3 इसमें लाइन देगा, तो यहाँ भी लाइन आएगा। आप जिसको भी वोट देना होगा उसके सामने बटन दाबिएगा। तो आप अपना परिचित होने के लिए कि हमने जिनको वोट डाला उनको गया कि नहीं गया, तो आप यहाँ वीपैट मशीन में भी इसको क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर हम पूरी तरीके से अलग कर दिए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। तो चलिए
यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग समझते हैं चुनाव के प्रकार को, चुनाव कितने प्रकार का होता है इसको आप लोग जल्दी से समझ लीजिए। चुनाव जो होता है मुख्यतः 3 तरीके से होता है। एक हो जाता है आपका कौन सा, तो आम चुनाव होता है, उसके बाद होता है मध्यवर्ती चुनाव और तीसरा होता है उपचुनाव। देखिए आम चुनाव अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो गया है तो अब क्या होगा, तो चुनाव होगा। जैसे अभी बिहार में जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार का जो था शासनकाल वो 5 वर्ष पूरा हो चुका है। अब जो चुनाव होगा वो आम चुनाव होगा और इसमें यह कितने वर्ष के लिए चुनाव होगा, तो 5 वर्ष। मध्यवर्ती चुनाव की बात करें तो देखिए मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है कि यदि जो है कोई व्यक्ति जो है यानी किसी पद पर था, जैसे मान लिया जाए कि गोपालपुर विधानसभा के जो भी आपका ये जो है विधायक है, इनका क्या हो गया, कोई रीजन बस से, कोई कारण बस से इनका जो है यहाँ से ये हट गया, अपना ये इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में उनके बीच जो चुनाव होगा वो कौन सा चुनाव होगा, तो मध्यवर्ती चुनाव होगा। मध्यवर्ती चुनाव जब भी होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। और उपचुनाव समय बहुत कम बचा है और उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या होगा, तो उपचुनाव होगा। और उपचुनाव जो शेष समय बचा है उसके लिए किया जाता है। तो अभी जो चुनाव होने वाला वो कौन सा चुनाव है, तो आम चुनाव, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हम लोग मतदान की बात करें, ये भी मतदान 2 तरह का होता है, एक वास्तविक मतदान, दूसरा क्या होता है, प्रॉक्सी मतदान। अगर कोई नागरिक अपना पर्सनल अपना वोट डालने गए हैं तो वो वास्तविक मतदान होगा, और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति का वोट डालने जा रहे हैं तो उसको प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। और अन्य व्यक्ति में याद रखिएगा वो सैनिक होना चाहिए या कोई अधिकारी होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दादा लंदन में रह रहे हैं तो उनका हम वोट गिराने आए हैं तो नहीं गिराने देगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम 2 ही व्यक्तियों का वोट डाल सकते हैं, वो भी इनके कहने के बाद भी आप उस वोट को डालेंगे और ये कहेंगे, और इसके बाद वहां का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो बोलेंगे गिराने, तभी आप उनका वोट डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉक्सी मतदान के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए एक चीज और हम आपको बता दें कि इसमें जो आपने इस मशीन के बारे में देखा, ठीक है, तो यहाँ जो आप जो ये इस मशीन को देख रहे हैं, मान लिया जाए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिस समय चुनाव हो रहा है और उसी समय ये मशीन क्या हो गया, तो खराब हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, क्या वोटिंग नहीं होगा? तो देखिए इन मशीनों को तकनीकी समस्या दूर करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। कौन होता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है यहाँ पर, जो कि इन तकनीकी समस्याओं को बहुत ही जल्द निपटा देता है, क्योंकि इस मशीन की सारी गड़बड़ी, सारी तकनीकी जो भी चीज है उसकी जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रहती है। इसीलिए कुछ भी खराबी होगा उसे तत्क्षण सेक्टर मजिस्ट्रेट ठीक करके दे सकता है। तो ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज चुनाव प्रक्रिया जो कि बिहार में होने वाला है, इनके बारे में हम आपको पूरी तरीके से बता दिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।